नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल वंश से, रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह किया एक्शन पूरे ही मार्केट में दिख रहा है। सोने की बात करें तो सोना का अक्टूबर वायदा, जिसकी एक्सपायरी है अगले हफ्ते, वो 57,500 रुपये के करीब है। यानी अगर आप रिसेंट हाई, पिछले हफ्ते के अगर हाई से देखें तो करीब करीब 2,000 रुपये नीचे भाव आ चुका है। 59,400 कुछ रुपए का जो हाई था पिछले हफ्ते का। कॉमेक्स पर $1,890 के आसपास गोल्ड का भाव आ चुका है। चांदी 70,500 के आसपास, पिछले हफ्ते के हाई 73,500 से 3,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। डॉलर और यील्ड में जिस तरह से तेजी आई है उससे दबाव बिक रहा है। कच्चा तेल नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट 97 के ऊपर है, हालांकि उसकी एक्सपायरी है। और दिसंबर का जो ब्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो $95 के करीब है। और जून से अब तक अगर आप देखेंगे तो 35% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। $71 के आसपास जून के दूसरे हफ्ते में ब्रेंट क्रूड का भाव था। नेचुरल गैस 242 रुपये के करीब है। नाइमेक्स पर $3 के आसपास भाव है। कॉपर पर दबाव है, बाकी मेटल्स पर भी दबाव है, लेकिन हल्की कमजोरी है। 707-8 रुपए के आसपास कॉपर है। एल्युमिनियम 205 के करीब है। जिंक 222। जीरे पर दबाव है, 1% नीचे है, 58,500 रुपये। मसालों में अब हावी दिख रही है मुनाफा वसूली। हल्दी 13,000 के नीचे भी गई थी, अब 13,000 के आसपास है। मुनाफा वसूली यहाँ पे दिख रही है। कल 5% की गिरावट दिखी थी और इस महीने के हाई से देखें तो करीब करीब 3,000 रुपये हल्दी टूट चुकी है। धनिया 6,750 तक फिर से पुराने लेवल के पास आ गई है। जो तेजी थी पूरी तरफ गायब हो चुकी है। ग्वारगम, ग्वार सीड फसल को लेकर क्लैरिटी नहीं है। 15-20 अक्टूबर के बाद एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यील्ड को लेकर, उत्पादन को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए बाजार अभी कमज़ोर है। क्योंकि सितंबर की बारिश के बाद अलग अलग इलाकों से अलग अलग राय हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कि फसलों के यील्ड में भी सुधार हो, उतना नुकसान नहीं है। चलिए, ये तो टॉप 10 खबरें हुई, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहाँ गिरावट बढ़ती जा रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है? काफ़ी गिरावट आ गई है, कब खरीदना चाहिए, कब और कितनी गिरावट ये बढ़ेगी? जी, ये जो गिरावट है वो मेनली बिकॉज ऑफ लगातार यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। ऐसा मार्केट प्राइस कर रहा है कि और 1-2 रेट हाइक और आएंगे, और ये चक्कर में गोल्ड में एक अच्छा करेक्शन आ गया है। जो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से $1,860 कॉमेक्स स्पॉट यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। अगेन लॉन्ग टर्म आउटलुक अनचेंज है मेरा, बट शॉर्ट टर्म में ये एक तेजी का जो दौर है ये शायद थोड़ा बहुत और बरकरार रह सकता है, बट बहुत लंबी करेक्शन या बहुत लंबी गिरावट नज़र नहीं आ रही है। चांदी में कुणाल जी, चांदी में क्या लग रहा है? चांदी में कितनी गिरावट आ सकती है? और सो इन लाइन विद इवन सिल्वर, जो हिसाब से डॉलर स्ट्रांग हुआ 107-107.50 तक अगर जाता भी है तो मैक्सिमम यहाँ से 1,500 रुपये की और गिरावट आ सकती है। ये जो गिरावट है गोल्ड और सिल्वर की, दैट इज नथिंग टू डू विद द लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल व्यू ऑफ बोथ कमोडिटी। शॉर्ट टर्म में बॉन्ड डील बढ़ने के कारण ये जो प्रॉब्लम है ये हमने आते हुए देखा है। सो लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके कारण बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ा फॉल या यहाँ से $1,700 गोल्ड हो जाएगा, ऐसा सिनेरियो बहुत ही अनलाइकली है। तो गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी कमजोरी यहां पर आ सकती है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में? नमस्कार युष्मान जी। कल जो एक पैनिक सेलिंग हमने गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा था, नो डाउट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का असर तो है ही, लेकिन कल जो जेपी मॉर्गन के जो चीफ है उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मार्केट को चौंकाया था और उन्होंने ये बात कही कि यूएस फेड के जो फंड रेट है वो आने वाले महीनों में 7% तक जा सकते हैं। और उसके चलते हमने एक पैनिक सेलिंग जो है वो सोने और चांदी में आते हुए देखी, और उसके साथ ही बाकी कमोडिटीज में भी दबाव था। लेकिन ये थोड़ा असंभावित लगता है कि 7% तक फंड जो रेट जावे आने वाले महीनों में। लेकिन हाँ, जो करेक्शन का दौर हुआ है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कुणाल जी से कि $1,860-$1,850 जो है शॉर्ट टर्म में सोना एक बार टेस्ट कर सकता है, और वहां पे काफी अहम सपोर्ट जो है सोने के लिए रहेंगे। तो इंट्राडे में सोने में भी कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन अगर चांदी की बात करें तो ये काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है, और जो एक सपोर्ट यहाँ पे कॉमेक्स में बना हुआ है $22.5 का, तो हमारा मानना है कि वो एक अहम सपोर्ट आज के सत्र में रहेगा। तो यहाँ से 200-300 रुपए की गिरावट आती है 70-300 के आसपास,
तो आज इंट्राडे में चांदी में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए 71,100 तक के लक्ष्य के लिए, और एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 69,950 का करना है। ओके, यानी इंट्राडे में यहाँ जो डिप पे आपको खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से 70,300 के आसपास, 69,950 का स्टॉप लॉस, टारगेट है 71,100 का। रवि जी, आपकी कॉल क्या है? गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है कि दो बड़े इवेंट अभी आने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो मार्केट ने क्यू लिया था वो फेड चेयर की स्पीच से लिया था। तो आज इवनिंग में, लेट इवनिंग में फेड चेयर की स्पीच भी है और कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी आना है। तो मुझे लग रहा है कि तब तक एटलीस्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा, बट उसके बाद मैं कॉन्ट्रा मूव के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद आज फेड की स्पीच के बाद या कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के बाद गोल्ड सिल्वर में रिकवरी चालू होनी चाहिए। तब तक प्राइसेस थोड़े सबड्यूट रहेंगे। मेरा मानना है कि गोल्ड में ये जो बिग वाली का दबाव है, शायद इंट्राडे में आप सेल कर सकते हैं। सिल्वर में बचे 70,000 का काफी अहम सपोर्ट है, जैसे मनोज जी बात कर रहे थे, उसमें बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी अच्छा वर्क कर रहा है, बट गोल्ड में ये करेक्टिव मूड जारी रहेगा। मेरी रिकमेंडेशंस रहेगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे सेलिंग की रिकमेंडेशंस है विद स्टॉप लॉस ऑफ 58,000 एंड टारगेट नीचे रहेगा, वो होगा अराउंड 57,300 का। तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन जारी रहेगा। अभी यहाँ से 200-300 पॉइंट की और करेक्टिव मूव आ सकती है। ओके, यानी 200-300 रुपए की और गिरावट यहाँ से और आ सकती है। प्रथमेश जी, आप इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे? गोल्ड सिल्वर दोनों में है। अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो, प्रथमेश जी। प्रथमेश जी, आप ऑडियो को अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा कि गोल्ड सिल्वर में आज क्या करना चाहिए। चलिए, ऑडियो में कुछ दिक्कत भी हो सकती है, हो सकता है कि वो म्यूट ना किया हो उन्होंने ऑडियो। वापस से आपको जोड़ेंगे, लेकिन उनके कॉल मेरे पास स्क्रीन पे हैं, एक बार दिखा देता हूं। 58,090 रुपए पे उन्होंने गोल्ड खरीदने की सलाह दी थी। टारगेट है 58,600 का और 57,860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जो स्क्रीन पे जो आपको भाव दिख रहे हैं वो अक्टूबर महीने के कॉन्ट्रैक्ट का है। इन्होंने कॉल दिसंबर के महीने का दिया होगा। 58,090 पे खरीदारी करनी है। चांदी 70,300 पे खरीदनी है, 69,500 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट है 71,700 का। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में भी तेजी बढ़ती जा रही है। हालांकि जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर का ब्रेंट का, वो $95 के ऊपर है, लेकिन नवंबर जिसकी एक्सपायरी अब हो रही है कल, वो $97 के भी ऊपर चला गया है। क्या लग रहा है कुणाल जी, किस तरह की चाल कच्चे तेल की दिख रही है? क्या $100 भी जल्द पार कर जाएगा ब्रेंट? देखिए, हमारा तो टारगेट ही था $100 का ब्रेंट का, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कभी भी ये 1-2 दिन में आ जाएगा। पर कच्चे अभी जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो कच्चा तेल ही है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया, ग्रे एरिया है। 4-4 मिलियन बैरल का अगर प्रोडक्शन कट रखेगा रशिया और सऊदी अरेबिया ओपेक मिलके, तो तेल के प्राइस तो बढ़ने ही वाले हैं। और यूएस का प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, यूएस का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है। तो फंडामेंटल सबसे तेज हो गए ऑयल के। ऑयल बढ़ने के कारण रेट हाइक और बढ़ेगा, ये ऐसी परिस्थितियां हो गई है। और इसी के कारण बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर आ रही है और डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा है। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई गोल्ड इज डाउन इज बिकॉज ऑफ ऑयल। और ऑयल अभी भी मुझे लग रहा है कि क्षमता है इसको 8,000 तक जाने की। ओके, 8,000 रुपए तक, यानी 150 रुपए की यहाँ पर MCX पर, और $100 तक का टारगेट भी कुणाल जी का है ब्रेंट को लेकर। मनोज जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? बिल्कुल, अभी यहाँ पॉजिटिव है। हमने देखा कि कल भी यूएस की इन्वेंट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और जिस तरह से कुणाल जी ने बताया कि यहाँ पे जो ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन कटौती जारी है, तो वो एक बड़ा सपोर्ट जो है उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जो है कच्चे तेल की तेजी को प्ले कर सकते हैं। आज के सत्र में 8,000 की जो कॉल ऑप्शन है अक्टूबर महीने की, उसको बाय करना चाहिए 170 रुपए पर। 135 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 240 रुपए का रहेगा। ओके, रवि जी, आपकी सलाह इंट्राडे के लिए कोई कॉल है क्या कच्चे तेल में? जरूर से, जैसे हाईलाइट हुआ पर्टिकुलर, वहां पे फंडामेंटल काफी सपोर्टिव हो रहे हैं। पर्टिकुलर उसमें क्या है, कोई नो नेगेटिव मींस पॉजिटिव वाला सिनारियो है कि काफी ओवरबॉट हो चुका है, प्राइसेस एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। प्राइस करेक्शन के असर नहीं दिख रहे जब तक कोई फंडामेंटल में बड़ा चेंज ना हो। तो मुझे लग रहा है कि ये टाइम ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन होता है, तो इसमें आप ऑप्शन से खरीदारी करें। मेरा 7900 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। 7900 का कॉल ऑप्शन
220 के करीब चल रहा है, उसको 200 के करीब बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 160। अपर साइड मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन में आपको 320 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो 7900 के कॉल ऑप्शन से वहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, अब बात नेचुरल गैस की कर लेते हैं, हालांकि एक दायरे में ही है काफी समय से। कुणाल जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में किस तरह के ट्रेड बनाए? नेचुरल गैस के फंडामेंटल तेजी गई है और नेचुरल गैस के प्राइसेस में और भी आपको अप्रिसिएशन देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। सो बाय डिप्स की रणनीति अपनाई है और 250 255 के टारगेट्स आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। मनोज जी, नेचुरल गैस पर आपकी कॉल? ये भाव पे बाइंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई है और जो भी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक लगभग 20 रुपए का गैप जो है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गैप फील होता हुआ नजर आएगा अगले 1 से 2 सेशन में। तो यहाँ पे जो बेस्ट बाइंग जो एरिया रहेगा नेचुरल गैस के लिए वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट में, वो 226 से 230 के बीच में रहेगा। तो थोड़े डीप का वेट करना चाहिए। 230 के आसपास कीमतें हैं तो वहां खरीदे 222 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 250 से 52 का लेकर के चल सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ी डाउनसाइड जो अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। ओके, यानी 1 से 2 सत्र में और डाउनसाइड की संभावना यहां से दिख रही है। हल्दी की, जहां पर कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर एक्सट्रैक्शन का काम होता है हल्दी का, और उसके बाद जो बचे हुए पाउडर होते हैं उसका वापस से इस्तेमाल किया जाता है हल्दी के तौर पर, और जो लोकल कंपनीज है उसको पैक करके वापस से बाजार में बेच देती है। उससे सेहत को कितना खिलवाड़ हो रहा है और किस तरह का ये कारोबार है, आइए समझते हैं। इस पर हमने बात की थी सतीश वामजा साहब से, प्रेसिडेंट है सांगली हल्दी एसोसिएशन के और हल्दी के कारोबारी भी है। नॉर्मली हल्दी में पहले समझो नीचे भाव थे तो मक्का या फिर चावल का चूरी ये मिक्स होता था, वो ठीक है भाई, वो बहुत परसेंटेज कम था। लेकिन अभी ये हल्दी के रेट जो ऊपर आ गए तो मिलावट करने वालों को ये सबसे अट्रैक्टिव आइटम हो गया। वो लोग करक्यूमिन के लिए जो हल्दी जाता है एक्सट्रैक्शन प्लांट में, उसका बचा हुआ जो डस्ट रहता है उसको स्पेंट बोला जाता है, और वो स्पेंट इन ह्यूमन के लिए कंज्यूम के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके अंदर कैंसर या बाकी बीमारी होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। तो वो अभी मिक्स करने का परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसे हमारे कानों पे खबर आई है। ओके सर, तो इसमें एफएसएसआई वगैरह कुछ एक्शन नहीं ले रही है? सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, या फूड एसोसिएशन जो फूड ड्रग एसोसिएशन वगैरह उनकी तरफ से कुछ इस तरह के एक्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं? नहीं, एफएसएसआई अपने लेवल पे करती है, एक्शन लेती है, जहाँ पकड़ा जाता है वहाँ पे तो वो लेते हैं। लेकिन इसको मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन यही है कि करक्यूमिन की जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स है, फैक्ट्रियाँ, उनके यहाँ ही उनको बैन करना चाहिए कि भाई आप ये मटेरियल डिस्पोज करो, इसको सेल नहीं होना चाहिए। ओके, यानी इस तरह का कारोबार हल्दी में हो रहा है। करक्यूपिन के लिए जब हल्दी जाता है वहाँ पर एक्सट्रैक्शन के बाद बचे हुए जो पाउडर है, जिसका केमिकल प्रोसेस के बाद वो जो पाउडर निकलता है, उसका भी इस्तेमाल हल्दी में मिलाकर किया जाता है। उससे सेहत को काफ़ी नुकसान है और काफ़ी कैंसरस भी माना जाता है, और बहुत सारे छोटी जो लोकल लेवल पर है उस पाउडर को का इस्तेमाल होता है। इसमें ज़रूरी ये है कि आप उस पाउडर को वहीं डिस्पोज कर दें, ना कि मार्केट में फैक्ट्रियों को उसको बेचने की इजाज़त हो, ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो। चलिए, लेकिन आज हमने कल सीएसीपी के महाराष्ट्र के पूर्व चेयरमैन पाशा पटेल साहब, जो अभी एमएसपी कमेटी के भी मेंबर हैं, उनसे खास बातचीत की थी, क्योंकि अभी एमएसपी को लेकर काफ़ी बैठक हो रही है एमएसपी कमेटी को, और साथ ही उनसे मैंने जानना ये चाहा कि एग्री वायदा का कैसे फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। क्या उस कमेटी में इस बात पर चर्चा हो रही है? उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फ्यूचर मार्केट में और कुछ चेंजेस आना जरूरी है। किस तरह के चेंज आप सर कहेंगे तब तो? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसानों के लिए ये वायदे बाजार तैयार हो गया, तो फिर सारे लोग अभी जुड़े नहीं हैं। इसका कारण क्या है? उसका प्रभाव एक तो किसानों को अभी पता नहीं चला, इसलिए इसमें और कुछ काम और कुछ पारदर्शिता होने की जरूरत है। सर, आप भी काफ़ी समय से किसान संगठन की नुमाइंदगी कर, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस संगठन के जरिए किसानों तक पहुँचे। देखो, मेरी बात सुनो कि एक चीज़, अगर अच्छी चीज़ अगर लोगों को पता चले ना, आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन है। कोई अगर अच्छी चीज़ निकलती है दिल्ली से, तो गली तक पहुंचने के लिए 5 भी मिनट नहीं लगते, फिर भी लोग नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब और कहीं ना कहीं स्कोप है चेंज करने की। और आज हम जो हमारे कमेटी में जो वायदे बाजार के साथ में सीबी भी आई हुई थी,
तो कुछ चीज़ें सेबी की तरफ से भी और फ्यूचर मार्केट को और कुछ ज़्यादा अधिकार देने की ज़रूरत है। वो भी अब सेबी भी सोच रही है। तो सेबी भी सोचेगी, सेबी कुछ और कदम उठाएगी, उससे फ़ायदा फ्यूचर मार्केट का होगा। फ्यूचर मार्केट के नज़दीक लोगों को जाना लगेगा, जैसे माँ के पास बच्चों को जाना लगता है ना, उसी तरीके से किसानों को फ्यूचर मार्केट के पास आना लगेगा। ऐसे कुछ बदलाव करने ज़रूरी है, और वो बदलाव क्या होना चाहिए ये भी हम ये कमेटी में बता रहे हैं। ओके, यानी क्या बदलाव होने चाहिए एग्री वायदा में, कैसे उसका फायदा ग्राउंड तक पहुंचाया जा सकता है, उस पर एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनी है उस पर इस बात को लेकर भी विचार हो रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर हो, चाहे एक्सचेंज हो, सेबी वगैरह हो, सबसे राय ली जा रही है कि कैसे इसे बदलाव कर ग्राउंड तक लेके जाया जाए। चलिए, एक और खबर ये है कि MCX का जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, और लॉन्च से पहले 2 अक्टूबर को एक और मॉक ट्रेडिंग सेशन होगा, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और शुक्रवार यानी जो कल का जो आखिरी ट्रेडिंग डे होगा, उसके बंद होने के बाद नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। कुणाल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों की तैयारी किस तरह की है? मॉक ट्रेडिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हमने जितने भी मॉक ट्रेडिंग के हमारे टीम में से जिसने सेशन अटेंड किए हैं, उनका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है नए सॉफ्टवेयर को लेके। सो वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस एंड वी आर वेरी होपफुल दैट द स्मूथ ट्रांजिशन विल टेक प्लेस। सो वी विश MCX एंड द एंटायर कमोडिटी इकोसिस्टम very all the best for the new platform. यानी जो नया ट्रेडिंग सिस्टम है उसके लिए लगातार मॉक ट्रेडिंग सेशन काफ़ी समय से चल भी रहा था, ताकि लोगों को, जो जितने भी मेंबर्स हो, पार्टिसिपेंट्स हो, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए, वायदा बाजार का वापस रुख कर लेते हैं। मेटल पे बात नहीं हो पाई थी। प्रथमेश जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत था। मेटल में बताइए, आप क्या करना चाहिए आज, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनाएं, कोई पिक आज के लिए? मेरे ख्याल से मेटल्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक बाइंग के लिए। मेरे ख्याल से कॉपर में 707 पे बाई करना चाहिए, 703 पे स्टॉप लगाना चाहिए, और ऊपर में टारगेट 716 के रखने चाहिए। तो 16 के टारगेट के लिए खरीदे। मनोज जी, आप क्या खरीद रहे हैं मेटल में? ओवरऑल बेस मेटल पैक जो है ओवर सोल्ड जोन में है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जिंक में हमारा मानना है कि थोड़ी और गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। 223 के स्तर मिले इंट्राडे में, तो बिकवाली करके चले। 225-50 का एक स्टॉप लॉस रखे। लक्ष्य यहाँ पे 218 तक का लेकर के चल सकते हैं। ओके, यानी जिंक बेचने की सलाह मनोज जी की, कॉपर खरीदने की सलाह प्रथमेश जी की। रवि जी, आपकी सलाह? बेसिकली मेरा मनोज जी का जिंक में एग्जैक्ट स्टॉप लॉस टारगेट मैच हो रहा है। मैंने भी जिंक के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग के रिकमेंडेशन दिया है। 223-20 पे बेचने का रिकमेंडेशन दिया है। 225-50 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड 218 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिंक में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। हालांकि ये जो सारी घटना, ये सारी जो करेक्शन है, उसमें एल्यूमिनियम काफी अच्छी तरह पॉजिटिविटी के साथ सस्टेंड है। मुझे लग रहा है कि वहां पे तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। 204.50 के करीब एल्यूमिनियम बाय करें। 207 का टारगेट रहेगा एंड 2028 के स्टॉप लॉस के साथ आप एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। ओके, यानी रवि जी की तरफ से 2 कॉल है। जिंक बेचना है 223 रुपए 20 पैसे पे, 218 रुपए का टारगेट, 225 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, और एल्युमिनियम खरीदना है 204 रुपए 50 पैसे में, 207 के टारगेट के लिए 202 रुपए 80 पैसे का एसएल भी लगाना है। कुणाल जी, आप क्या सलाह हैं बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में सेल ऑन राइज की रणनीति बरकरार रहेगी। चाइना की हालत बहुत खराब है मैक्रो, और मुझे लग रहा है कि मेटल्स अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेंगे। सो हर उछाले पे बेच के काम कीजिए। चलिए, मेटल्स के बाद अब बात कर लेते हैं मसालों की। मनोज जी, क्या लग रहा है, हल्दी में क्या हो रहा है? हल्दी पे क्या सलाह देंगे? छोटा जवाब दीजिएगा। हल्दी में एक अच्छा करेक्शन देखा था हमने, और ये आज जो सपोर्ट्स लेवल है 12,800 वहीं से रिवर्स हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग 13,700, 13,750 तक देखने को मिल सकती है। बड़ी तेजी अब यहाँ दिखाई नहीं देती है। अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन है तो 13,750 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मसालों पर आपकी राय रवि जी? डेफिनेटली वहां पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन है। शॉर्ट टर्म के लिए आप धनिया में ट्राई कर सकते हैं। अगर प्राइस 6700 के करीब पहुंचे, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। तो स्टॉप लॉस ऑफ 6610, टारगेट 6850 का रहेगा। ओके, ग्वार में मनोज जी क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है, असमंजस की स्थिति है मार्केट में? छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, ग्वार में जैसा आपने शुरू में ही बताया था कि 15 अक्टूबर तक काफी कुछ स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी। ओवरसोल्ड जोन में फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी।
लेकिन अभी यहाँ से और 60-70 रुपए की गिरावट गवार सीड में देखने को मिल सकती है। प्रथमेश जी, आपने बुलियन इंडेक्स पर भी एक कॉल दी है, क्या सलाह है इस पर, कैसे ट्रेड करें? यहाँ बुलियन में पूछ रहे हैं आप? मैं बात कर रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बुलडेक्स की मैं बात कर रहा था, एमसीएक्स बुलडेक्स में क्या करना चाहिए? बुलडेक्स में अक्टूबर वायदा मेरे ख्याल से 15,400 पे बाय करना चाहिए, 15,310 का स्टॉप रखना चाहिए, टारगेट 15,600 के लिए रखेंगे। क्या क्रूड और एनजी की आपकी क्या कॉल थी प्रथमेश जी? क्रूड में बाय करने की सलाह रहेगी। अक्टूबर वायदा 7790 पर 7700 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 7990 के रहेंगे। और नेचुरल गैस पे भी अगेन बाय करने की सलाह रहेगी। अक्टूबर वायदा 238 पर 232 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 252 के लिए रहेगा। ओके, शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, मनोज जी आपका, रवि जी और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही।